हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। आपका बहुत 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 स्वागत करती हूं मैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर। आशा करती हूं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और नियमित रूप से अपने सारे कार्य कर रहे होंगे। कोई भी कार्य पेंडिंग नहीं छोड़ा होगा। इतने अच्छे जो हैं आप, है ना। यदि छूट भी गया है तो उसको कर लीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी तब मैं इस उम्मीद के साथ कि अब बच्चों का सारा कार्य कंप्लीट है। ओके बेटा, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा पाठ 13 के प्रश्न अभ्यास, है ना, जो हमारी पाठ्य पुस्तक के पीछे क्वेश्चन आंसर्स दिए रहते हैं, उनकी हमने चर्चा की। साथ ही साथ आपको बहुत सारी बातें फादर कामिल बुल्के से रिलेटेड, हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, हमारी हिंदुस्तान की गरिमा से रिलेटेड बहुत सारी बातों की हमने चर्चा की और साथ ही साथ आपने भी उनको अच्छे से सुना और सराहा और साथ ही साथ आपने प्रॉमिस भी किया कि यस मैडम, हम हमेशा इन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना। और आज हम उसी चैप्टर अर्थात पाठ 13 लिखा गया है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा, उसके एमसीक्यूज करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि प्रत्येक परीक्षा में, प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो एमसीक्यूज या वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमेशा जो मैं कहती हूं, एक बार फिर कहूंगी कि हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा। कभी भी सिर्फ और सिर्फ सही के पीछे मत भागिएगा कि कौन सा सही है कौन सा सही है और टिक कर दिया, पता चलता ओ हो ये क्या कर दिया मैंने, जल्दबाजी में गलत टिक करके आ गया। इट्स बेटर कि हम हर एक ऑप्शन को एक एक करके देखेंगे, यदि नहीं होगा तो क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, देन टिक कर दीजिए। ठीक है, आइए चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न और या एमसीक्यूज की तरफ। ठीक है, पहला प्रश्न है, घर में उत्सव आदि के अवसर पर फादर किस प्रकार सम्मिलित होते थे। जब कभी भी किसी के घर में उत्सव होता था या कोई रीति या संस्कार होते थे, जैसे लेखक ने कहा था ना कि उनके बेटे का अन्नप्राशन संस्कार फादर के हाथों से ही करवाया था उन्होंने, तो जब भी वो कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते थे या अवसर होते थे तो फादर किस तरह से शामिल होते थे। एक अतिथि की तरह, मित्र की तरह, बड़े भाई और पुरोहित की तरह, या निर्लिप्त भाव से। निर्लिप्त मीन्स आ गए हैं, बुलाया है तो चले जाएंगे, लाइक दैट कि हाँ ठीक है। अब बताइए फादर किस तरह से उपस्थित होते थे, एक गेस्ट की तरह, अतिथि की तरह, या एक फ्रेंड की तरह, या बड़े भाई या पुरोहित की तरह, बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह, या ऐसे ही। क्या लगता है आपको? अच्छा, फादर थे, फादर की बात हो रही तो ये वाला सही लग रहा है आपको? पक्का करके देखते हैं आपका गैस कहां तक सही जाता है। क्या बात है, क्या बात है, वेल डन, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्योंकि फादर बुल्के, जैसा कि हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में, कि जिससे भी संबंध बनाते थे तो आत्मा से बनाते थे, और वो ना तो किसी अतिथि की तरह आते थे, आए और चले गए, अतिथि देवो भव, जाइए बहुत अच्छी बात है ना किसी मित्र की तरह आते थे, बल्कि वे एक बड़े भाई या पुरोहित की तरह आते थे और हर एक अवसर पर शामिल होते थे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। फादर हंसी मजाक में किस प्रकार शामिल रहते थे? हंसी मजाक में निर्लिप्त भाव से, निर्विघ्न भाव से, मिलजुल कर, या सामूहिक रूप से? अब बताइए इसका उत्तर क्या होगा? हंसी मजाक वाली बातें होती थी जब भी, तो शामिल तो रहते थे, लेकिन किस तरह से? अब बताइए, निर्लिप्त भाव से, निर्विघ्न भाव से, या मिलजुल कर, या सामूहिक रूप से? किस भाव से रहते थे? कंफ्यूजिंग है? ओके, लेट मी चेक। यस, निर्लिप्त भाव से, क्योंकि वे अधिक उन बातों में ज्यादा शामिल नहीं होते थे, लेकिन कोई ऐसी हंसी मजाक का कोई माहौल बना है तो उससे उनको ऐसा भी नहीं था कि मत करिए या उनके आते ही सब चुप हो जाएं या डर जाएं, शामिल हो जाते थे। आपको जो करना है कीजिए, क्योंकि हंसी मजाक, थोड़ी सी मौज मस्ती भी आवश्यकता है जीवन में, वो भी आवश्यक है। तो वो आराम से रहते थे, उनको कोई ऐसा नहीं लगता था कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ। कब्र के ऊपर किस पेड़ की छाया थी? जिस कब्रगाह में उनके शरीर को ले जाया गया था, उस पर कौन से पेड़ की छाया थी? नीम की,
पीपल की, जामुन की या करील की? याद कीजिए, पाठ में हमने क्या पढ़ा था? निकलसन कब्रगाह, याद आया है ना? तो उसमें कैसे, कौन सा पेड़ था उनके आसपास, या जो भी कब्रगाह रहते हैं या शमशान घाट रहते हैं वहां कौन कौन से पेड़ रहते हैं? क्या आम, पीपल, नीम, ऐसे ऐसे पेड़ रहते हैं? या फिर बताइए कौन सा पेड़ था उनकी कब्र के ऊपर? करील, कांटेदार एक वृक्ष था। अधिकतर वैसे ही वृक्ष जहां पानी मानी की जिनको आवश्यकता नहीं होती ना, वही पेड़ वहां पर अधिक होते हैं, तो वो था। ओके, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं बेटा। फादर की मृत्यु कब हुई? आपको बताना है महीना और सन। महीना कौन सा था और सन कौन सा था? अगस्त सन 1982 में, या अगस्त सन 1983 में, या अगस्त सन 1985 में, या अगस्त सन 1972 में? फादर की मृत्यु बताइए। लेखक की मृत्यु नहीं पूछ रही हूं, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु। जो पाठ्य पुस्तक के जस्ट जैसे ही चैप्टर ओवर हुआ ना, वहां लिखा हुआ है येलो येलो जो है ना, एक बॉक्स सा बना है उसमें लिखा हुआ है, बताइए, देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी चाहिए ना, जानकारी पाने के लिए। ये मैं नहीं कहूंगी कि मत देखिए, क्यों देखा, कहीं ना कहीं से तो हमें जानकारी चाहिए, लेकिन हाँ ये अवश्य कहूंगी कि अभी देखिए और हमेशा याद रखिए। यस, देखा? पहला लग रहा है आपको? देख लीजिए पहले। ओके, चलिए चेक करते हैं। बहुत सही, बहुत सही। अगस्त सन 1982 में फादर की मृत्यु हुई थी। इलाहाबाद शब्द का विशेषण होगा? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़े हैं हमने प्रीवियस क्लासेस में। तो इलाहाबाद जो शब्द है उसका विशेषण क्या होगा? इलाहाबाद, इलाहाबादीय, इलाहाबादी या इलाहाबादी? क्या लगता है आपको विशेषण क्या होगा इसका? इलाहाबादी लग रहा है गा? लेट मी चेक। बहुत सही जवाब, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों का व्याकरणिक कौशल देखकर। अगला प्रश्न, फादर की आंखें कैसी थीं? पीली, काली, सफेद, नीली? बताइए। सफेद चोगे में ढका शरीर, भूरी दाढ़ी और नीली आंखें। अरे वाह, आइए चेक कर लेते हैं। सही जवाब दिया आपने, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी नाइस, वंडरफुल। फादर का अस्तित्व किसे बताया गया है? फादर के कर्मों को, प्रभु की आस्था को, उनके ज्ञान को, या फिर उनकी दया को? अस्तित्व, फादर का अस्तित्व किसे बताया गया है? बताइए। फादर के कर्मों को, या प्रभु की आस्था को, या फिर उनके ज्ञान को, या उनकी दया को? अस्तित्व। ओके, लेट मी चेक। प्रभु की आस्था को, ठीक है, क्योंकि उनका संपूर्ण जो था जीवन वो पूरी तरह से उस परमात्मा में लीन थे। उनका ये था कि मनुष्य योनि, मनुष्य का जन्म हमें मिला है तो सदकर्म ही करना है। ये काम, लोभ, लालच, इधर उधर भागना, ये सब हम इस भ्रमजाल में क्यों फंसे, है ना? हमारे पास जितना है साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए, इस तरह का जीवन यापन वे करते थे। और साथ ही साथ उनके गुण क्या थे? ममता, वात्सल्य से लबालब भरे हुए थे, ये तो हमने जाना ही। तो वो हमेशा सत्कर्मों की ओर चलते थे और प्रभु की आस्था को ही उन्होंने अपना अस्तित्व माना। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर का अंतिम संस्कार किस विधि से किया गया? बिल्कुल बताएंगे आप, तुरंत बताएंगे। हिंदू विधि के अनुसार, पारसी विधि के अनुसार, मसीही विधि के अनुसार, या मुस्लिम विधि के अनुसार? पक्का मसीही विधि के अनुसार? ओके, चेक करते हैं बच्चे। वेरी नाइस, वेल डन, बहुत बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं आप। अगला प्रश्न, लेखक अपने बच्चे के किस संस्कार के अवसर फादर को याद करते हैं? नामकरण संस्कार, या गोपवीत संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, या अन्नप्राशन संस्कार? नामकरण जब बच्चे का नाम रखा जाता है, यज्ञोपवीत जब जनेऊ धारण करवाया जाता है, या स्कूल या शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती है, या मुंह जूठा करवाया जाता है ना, अन्नप्राशन, तो कब उनको फादर की याद आई? बताइए। अन्नप्राशन? लेट मी चेक। बड़े प्यारे बच्चे हैं यार, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, वेरी नाइस। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। फादर बुल्के ने
डैश 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 कोश तैयार किया। समांतर कोश, अंग्रेजी संस्कृत कोश, अंग्रेजी हिंदी कोश, अंग्रेजी फ्रेंच कोश, डिक्शनरी, अंग्रेजी हिंदी। पक्का चेक करूं? हाँ, ये चेक करते हैं। वेरी गुड, याद है मेरे बच्चों को। अगला, सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फादर किस पद पर रहे? कुलपति के पद पर, अंग्रेजी विभाग के अध्यक्ष, हिंदी व संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। गा, हिंदी और संस्कृत के विभाग अध्यक्ष। ओके, चेक करते हैं। बहुत सही जवाब, बहुत सही बेटा। इसी तरह से आप ध्यान से सुनते रहिए पाठ को, हर एक वीडियो को, हर एक पाठ को। बहुत 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 हेल्प करेगा आपको एमसीक्यूज में, ठीक है। अगला प्रश्न, फादर बुल्के कैसे सन्यासी थे? दिखावे के, निर्लिप्त भाव के, फक्कड़ मस्त स्वभाव के, या संकल्प के? कैसे सन्यासी थे वे? सिर्फ दिखाने के लिए कि मैं सन्यासी हूं, मुझे कुछ नहीं लेना देना इस दुनिया से, या फिर निर्लिप्त सन्यासी तो थे लेकिन समर्पित नहीं थे, या फिर एकदम मैं सन्यासी हूं, मुझे क्या दुनिया से, या फिर संकल्प से, निश्चय से, अटलता के साथ? क्या लग रहा है आपको? पक्का? लास्ट वन, घ। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई थी? जहरबाद से, कैंसर से, टीबी से, या मलेरिया से? लेखक ने कहा था ना कि फादर, बिल्कुल पहली पंक्ति, फादर को से नहीं मरना चाहिए था। कौन सी बीमारी थी? का जहरबाद। बहुत जल्दी आंसर दिया बेटा। ओके, वेरी गुड, सही आंसर। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ में विभूति का उल्लेख है। लाल बहादुर शास्त्री, विभूति जी, याद आया। मदर टेरेसा, फादर कामिल बुल्के, मदन मोहन मालवीय। वहां शब्द आए थे कि वो जब उनका जो मृत शरीर था वो ले जाया जा रहा था तो इनका नाम आया था। तो वो नाम किसके लिए आया था? लाल बहादुर जी के लिए, मदर टेरेसा के लिए, फादर कामिल बुल्के के लिए, या मदन मोहन मालवीय के लिए? बताइए। बात सिर्फ तब की नहीं है जब उनका जा रहा था। आप देखिए, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो ये शब्द आया था। फर्स्ट जो पेज है वहां के लास्ट में देखिए, सेकंड पेज पर भी देखिए। तो जो विभूति शब्द है उसका उल्लेख किससे रिलेटेड है? शास्त्री जी से, मदर टेरेसा से, या कामिल बुल्के से, या फिर मदन मोहन मालवीय जी से? बताइए। फादर कामिल बुल्के, एक ऐसी विभूति, ठीक है, उनके लिए ही हो सकता है जब लेखक ने तब उसका ये शब्द यूज किया था जब वे हम सबको छोड़कर, मतलब उस समय उनके प्रियजनों को छोड़कर जा चुके थे। और आज भी जब हम उनको याद करते हैं तो हृदय बड़ा विचलित और दुखी सा हो जाता है कि एक ऐसा व्यक्ति, काश कि हम उनसे मिल पाते, ऐसी इच्छा लगती है मन में बेटा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की नहीं है? इन प्रश्नों में अक्सर पता है क्या होता है, जल्दी से हम पढ़ लेते हैं कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, ऐसा पढ़ लेते हैं। नाम पढ़ा लेखक का और रचना पढ़ ली और हमें यह पता ही नहीं रहता कि उसमें नहीं लिखा है। तो ध्यान से पढ़ा कीजिए। लड़ाई, त्रिशंकु, चर्चे और चरखे, लाख की नाक, कौन सी नहीं थी? जीवन परिचय पढ़ा था हमने, त्रिशंकु। ठीक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ? अब आया लेखक का। सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में, सन 1937 में इलाहाबाद में, सन 1910 में वाराणसी में, या सन 1927 में गोरखपुर में? कब हुआ था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की जन्म? जीवन परिचय, हाँ, पाठ्य पुस्तक। ओके, लेट मी चेक। बहुत सही जवाब। सन 1927 में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेखक के लिए फादर बुल्के कैसे थे? ईश्वर के समान, मानवीय करुणा में दिव्य चमक लिए, एक पहुंचे हुए सन्यासी, या सन्मार्ग दिखाने वाले धर्म गुरु? लेखक फादर कामिल बुल्के को क्या मानते थे? उनके लिए फादर कामिल बुल्के क्या थे? गुरु के जैसे थे, ईश्वर के जैसे थे, या मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक पहुंचे हुए सन्यासी, या फिर
सद्मार्ग या सन्मार्ग या सही रास्ता दिखाने वाला धर्म गुरु जो होता है उसकी तरह। किस तरह से, क्या लग रहा है आपको? अच्छा, दो ऑप्शंस लग रहे हैं आपको, कौन कौन से? पहला और लास्ट? पक्का इन दोनों को क्रॉस कर दूं? इन्हीं दोनों में से तो नहीं है? ओके, चलिए चलिए, ओके, चेक करते हैं। जैसा कि टाइटल ही है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, मानवीय करुणा में दिव्य चमक लिए हुए जब भी लेखक ने फादर कामिल बुल्के की बात की है, टाइटल अपना यही है, तो उत्तर भी यही होगा। ये सारी तो हैं, लेकिन मानवीय करुणा में दिव्य चमक के साथ उन्होंने फादर कामिल बुल्के को इस पाठ में रखा है कि वो एक साक्षात, ये सारे रूप तो इसमें ईश्वर के समान भी आ जाएगा, सन्यासी भी आ जाएगा, सन्मार्ग दिखाने वाला, सब कुछ यहां पर आ जाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें ध्यान ये रखना है कि चैप्टर का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, वो क्या है। तो लेखक के लिए फादर कामिल बुल्के मानवीय करुणा में दिव्य चमक लिए हुए एक ऐसे व्यक्ति थे जो सब कुछ थे। ठीक है, क्योंकि यदि हम ये चूज करते हैं तो ये जो तीनों हैं ये यहीं आ जाते हैं इसी में। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ा कीजिए और समझा कीजिए। ओके, परिमल किसका नाम था? परिमल एक साहित्यकार का, एक पेड़ का, एक साहित्यिक संस्था का, या एक फल का? परिमल चर्चा की थी हमने। परिमल में फादर कामिल बुल्के का भी कुछ संबंध आया था। क्या है परिमल? ओके, एक साहित्यिक संस्था, देखते हैं। वेरी गुड, बहुत सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है, फादर को याद करना कैसा है? उदास शांत संगीत के समान, क्योंकि जब फादर जा चुके थे, इस दुनिया से अलविदा कह चुके थे, तो कई अनगिनत लोगों की आंखें नम थी। लेखक ने बहुत अच्छा एक कथन लिखा है कि नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है। ठीक है, तो उदास शांत संगीत को सुनने जैसा। अगला प्रश्न, फादर कामिल बुल्के हिंदी को क्या बनाना चाहते थे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, या संविधान की भाषा? क्या बनाने के लिए वो अथक प्रयास करते रहे, अथक प्रयत्न करते रहे? हिंदी राजभाषा है। इन प्रीवियस वीडियो, आई थिंक इसी चैप्टर का जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था राष्ट्र, राज और राज्य, डिफरेंस बिटवीन राष्ट्र मतलब नेशन, राज मतलब कंट्री, राज्य मतलब स्टेट। इन तीनों में डिफरेंस आपको बताया था। नहीं है तो एक बार फिर से उस वीडियो को देखिएगा बेटा, कि क्यों जब भी हमें कभी कंफ्यूजन होता है तो हम क्यों सोचते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा बनते बनते रह गई है, और हो सकता है इन फ्यूचर हमारी हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि भी मिल जाए। तो फादर बुल्के हिंदी को क्या बनाना चाहते थे? राष्ट्रभाषा। यस, देखते हैं, बहुत सही जवाब। अगला प्रश्न, फादर बुल्के की जन्मभूमि का क्या नाम था? अरे वाह वाह वाह, इतने जल्दी! रेम्स चैपल, रेम्स चैपल, रेम्स चैपल। राइट, लेट मी चेक। यस, वेरी वेल डन बच्चों। अगला प्रश्न, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग क्यों थे? अभिन्न का अर्थ समझ में आ गया ना? जो भिन्न ना हो, जो उससे अलग ना हो। तो भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग, जब भी भारतीय संस्कृति की बात होती है, फादर कामिल बुल्के का नाम लिया ही जाता है। तो फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग क्यों? भारत को अपना देश मानने के कारण, भारतीय भाषा के प्रति असीम प्रेम के कारण, या भारतीय संस्कारों से जुड़ने के कारण, या सभी कथन सत्य हैं? बताइए, इनमें से कोई एक या चौथा, कि ये सारे के सारे भारत को अपना देश मानने लगे थे क्या? ओके, आपने कहा यस। क्या भारतीय भाषा के प्रति असीम प्रेम था? यस, वाओ, क्या बात है। क्या भारतीय संस्कारों से वे जुड़ गए थे? यस, वेरी नाइस। मतलब क्या हुआ? उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अरे वाह, लेट मी चेक, बहुत सही जवाब।
फादर कामिल बुल्के की मां ने बचपन में क्या भविष्यवाणी की थी? याद है आपको? चैप्टर पढ़ा था तब क्या कहा था उन्होंने? बचपन में ही कह दिया था फादर कामिल बुल्के के बारे में। क्या? लड़का तो हाथ से गया, ये कहा था, या यह बड़ा होकर सन्यासी बनेगा, या यह तो इंजीनियर ही बनेगा, या फिर यह घर वालों को छोड़कर भारत में बसेगा। क्या भविष्यवाणी की थी? उनकी मां ने क्या कहा था? याद है? लड़का तो हाथ से गया कैसे? अब उसमें ये सब कुछ, सारी की सारी बातें शामिल है यदि ये आंसर है तो। लग रहा है आपको? ओके, देखते हैं। यस, बिल्कुल, उनकी मां ने पहले ही कह दिया था। अभी मुझे हंसी इसीलिए आ रही है क्योंकि बेटा माँ से हम कितना भी कुछ भी छुपा लेना, माँ तो माँ होती है, वो ना हमारी बातों को समझ जाती है, जान जाती है, हमारी आदतों से, हमारी हरकतों से, हमारी आंखों से, हाव भाव से समझ जाती है कि हम क्या छुपा रहे हैं, नहीं छुपा सकते कुछ। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी आपको दुख ना पहुंचे इसलिए आपकी सही बातों को कहती, हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन जानती वो सब है, इसलिए कुछ नहीं छुपाना, हर बात शेयर किया करो, फ्रेंड की तरह रहा करो, मिलजुल कर रहा करो, हर बात मम्मा को बताया करो, अच्छी हो बुरी हो, है ना। तो कभी 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 माँ कह भी सकती है कि नहीं ऐसा मत करना बेटा, तो अब ये नहीं कि आप बताना ही भूल जाओ या बताना ही छोड़ दो। कह देना, कभी मान लीजिए उनके मना करने पर भी कोई बात की तो कह देना मम्मा मना किया था ना आपने, लेकिन इस बार मैं गया था या फ्रेंड के घर गया था या खेल रहा था, अधिक टाइम हो गया, ठीक है, लाइक सो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फादर की मृत्यु पर रोने वालों की कमी क्यों नहीं थी? फादर ने सदा दूसरों को प्रेम और ममता का अमृत बांटा, दूसरों को सदा शुभाशीषों से भर दिया, उन्होंने सदा मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिखराई, या उपर्युक्त सभी कथन सत्य है? कौन सा लग रहा है आपको? सारे के सारे पक्का? क्योंकि दूसरों में प्रेम और अमृत बांटा था, बिल्कुल सही कहा आपने। सदा शुभाशीषों से भरा, हमेशा आशीष देते थे वे, ये भी सही है। सदा मानवीय करुणा की दिव्य चमक बिखराई सब में, ये भी सही है। इट मीन्स कि दिस वन इज करेक्ट। ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड, वेरी गुड प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना है, कथन का आशय है रो रो कर आंखें काली करना, या खूब जोर जोर से रोना, या रोने वालों की संख्या का अनुमान भी ना लगा सकना, या इनमें से कोई भी नहीं। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाना था, इसका क्या अर्थ था बेटा? ये ओके, इतने लोग रो रहे थे या इतने लोगों की आंखें नम थी कि उनको गिनना मुश्किल था, ये लग रहा है आपको? ओके, देखते हैं। बहुत सही। फादर के संस्कार किस धर्म गुरु ने किए? अब बताइए, आप याद होगा, फादर डिसूजा, फादर पास्कल तोएना, या फादर आंद्रे, या फादर निक्सन? फादर पास्कल तोएना, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। चेक कर लेते हैं एक बार। यस, फादर के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, व्यवसायी थे, पुलिस थे, या इंजीनियर थे? फादर के पिता, फादर कामिल बुल्के के पिता क्या थे? डॉक्टर थे, व्यवसायी थे, पुलिस थे, या इंजीनियर थे? व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, ठीक है। आगे चलते हैं। किसकी शादी की चिंता फादर ने व्यक्त की? पुत्री की, भाई की, भतीजी की, या बहन की? उनके बहन भी थी, भाई भी थे, तो किसकी शादी की चिंता जाहिर की थी जब लेखक ने उनसे पूछा था? तो बहन की शादी। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। पत्नी और पुत्र की मृत्यु पर लेखक को किसकी बातों से सांत्वना मिली? जब सोचिए, लेखक की पत्नी भी गुजर गई और पुत्र भी, उन पर दुखों का जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा। उस समय किसकी बातों से सांत्वना मिली थी? किसकी बातों से थोड़ा मन को धीरज मिला था? किनकी बातों से वो मन को शांत और दिमाग को शांत रख पाए थे? फादर बुल्के की, उनके माता जी की, या बहन की, या पिता की?
फादर बुल्के की। ओके, देखते हैं बेटा, बिल्कुल सही जवाब है वैसे। यस, क्योंकि फादर की बातें जो थी सबको समझ में आती थी, और फादर मतलब हम वी जस्ट सीन ना इन प्रीवियस वीडियो कि किस तरह से फादर बुल्के ने हर एक के सुख दुख में अपना साथ दिया, साथ ही साथ अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने अनुभव से सब कुछ जो बताते थे उसको व्यक्ति आत्मसात करता ही था और कहीं ना कहीं उनकी बातों को मानता ही था। ठीक है, अगला प्रश्न, फादर की मृत्यु कहां हुई? कहां हुई? इलाहाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, या कहीं इनमें से कोई नहीं? कहां हुई थी? ये तीनों भारत के ही स्थान है, लेकिन जगह बताइए कि कहां पर हुई थी। इलाहाबाद में हुई थी, मुंबई में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, या फिर किसी दूसरी जगह? इनमें से कोई नहीं। क्या लगता था आपको? ओके, पक्का दिल्ली में। यस। लेखक फादर के किस गुण का बहुत सम्मान करते थे? उनकी करुणा का, उनकी मानवीयता का, उनके वात्सल्य का, सब कुछ। लेखक फादर कामिल बुल्के का सम्मान कौन सी बात पर करते थे? उनमें करुणा थी, मानवता थी, वात्सल्य था, या सभी था? सभी। ओके, बहुत सही, वेरी गुड। अगला प्रश्न, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, फारसी को, हिंदी को, या इसमें से किसी नहीं? किसी को नहीं, हिंदी को। हिंदी और हिंदुस्तान के प्रति उनके मन में असीमित प्रेम था और वे चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा की उपाधि मिल जाए, हिंदी को। अगला प्रश्न, फादर की चिंता हिंदी को किस रूप में देखने की थी? राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जनभाषा, या कोई नहीं? राष्ट्रभाषा। यस, वेरी गुड। अगला प्रश्न, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा होता था? उपेक्षित, आनंदपूर्ण, कटु, या सांत्वनापूर्ण? सांत्वना देते थे उसको, ढांढस बंधाते थे, दिलासा देते थे, या फिर बहुत कभी भी कोई दुख के समय उनको आता था तो वो ऐसे ही तिरस्कार कर देते थे, या उत्सव आनंदपूर्ण होता था, या उपेक्षित निंदनीय होता था? बताइए। इग्नोरेंस टाइप, सांत्वनापूर्ण। ओके, चेक करते हैं बच्चे। वेरी गुड। अगला, फादर ने जिसेट संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, या किस इनमें से कोई नहीं? इसमें 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, धर्माचार की, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, अच्छे से सोच समझ कर बताइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बात कर रहे हैं हम जिसेट संघ, ठीक है? अब बताइए, तो हम देखते हैं धर्माचार की पढ़ाई की थी। और बेटा मैं बता दूं, यहां पर धर्म या धार्मिक होना, अंधविश्वासी होना कतई नहीं है, ठीक है? यदि हम विज्ञान और धर्म को देखें तो धर्म और विज्ञान एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? बताती हूं आपको। जहां धर्म हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए, विज्ञान हमें सिखाता है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो जहां पर क्या और कैसे एक साथ हो जाए तब तो बात ही बात, एकदम बहुत अच्छी बात होगी। किसी का नाम, किसी भी कार्य के प्रति क्या जानना आसान तो है, इतना आसान नहीं है, परंतु उसको कैसे किया जाए ये और आप जान लेंगे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक, धर्म हमें क्या बताता है, साइंस हमें कैसे बताता है, तो धर्म और विज्ञान को अलग समझने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, ये दोनों एक ही हैं। एक तरफ धर्म हमें बताता है कि हमें अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, सद्गुण सद्मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का यापन करना चाहिए। दूसरी तरफ विज्ञान हमें क्या कहता है कि यदि हम अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे या कर्म के प्रति हमेशा जागरूक या जागृत रहेंगे तो हमें अपनी मंजिल मिलेगी। हुआ वही है कि कहां जाना है, कैसे जाना है, ये सब अन्योन्याश्रित है, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, तो धार्मिक होने का तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम साइंटिफिकली सोचते ही नहीं है। धर्म और विज्ञान एक ही हैं। ठीक है, समझ आए होंगे, आशा करती हूं आपको। एमसीक्यूज या जो बहुविकल्पीय प्रश्न हमने आज देखे वो समझ में भी आए होंगे, और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल या ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आते हैं उनको समझने पढ़ने की बुद्धि भी विकसित हुई होगी कि हम हर एक ऑप्शन को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर हम सही को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ना केवल हमको सही के बारे में या पीछे भागना है, हमें हमेशा सही से करना है। यस बेटा, नहीं परेशान नहीं होना है ना। देखिए, मैग्नेट ब्रेन्स पर जाने के लिए जस्ट क्लिक, क्या फर्स्ट यू जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स।
मैग्नेट ब्रेन हमने जैसे ही टाइप किया, आपको मैग्नेट ब्रेन से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, एनटीएससी परीक्षा या फिर ओलंपियाड, आपको क्या जानना है? क्या जानना है? इंग्लिश मीडियम चाहिए, हिंदी मीडियम चाहिए? हिंदी मीडियम, तो जस्ट क्लिक ऑन हिंदी मीडियम। आप हिंदी मीडियम से अपने विषय को पढ़ना चाहते हैं या हिंदी मीडियम में अपने विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आपके टीचर्स विद फोटो आ गए हैं, है ना। और साथ ही साथ आप जिस भी विषय को पढ़ना चाहते हैं उस पर जस्ट क्लिक ऑन इट। आपने किया हिंदी पर क्लिक। हिंदी पर क्लिक करते ही आपके सामने हिंदी से रिलेटेड हिंदी मैडम के साथ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन पर आते ही आपको लगेगा अब मैं क्या पढूं, मैं क्या देखूं। तो हर एक चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। हाँ, एक अच्छी बात सुन लीजिए कि हर एक चैप्टर, चाहे वो काव्य खंड से हो चाहे गद्य खंड से हो, हर चैप्टर के 3 पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसमें पाठ का सार या कविता की व्याख्या की गई है। दूसरे में पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास किए गए हैं। तीसरे पार्ट में उसी पाठ के बहुविकल्पीय या एमसीक्यूज किए गए हैं। यदि आपको पाठ का सार देखना है तो पहला वीडियो देखिए, पाठ के प्रश्न उत्तर देखना है तो दूसरा उसी चैप्टर का देखिए। यदि पाठ से रिलेटेड आपको एमसीक्यूज देखना है तो उसी पाठ का या उसी चैप्टर का 3rd वीडियो देखिए। और इन सबको देखने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना होगा? यस, सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से आ जाएगा आपकी पाठ्य पुस्तक की पिक्चर, साथ ही साथ आपकी मैडम यहां पर दिखाई दे रही है मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और इस वीडियो में आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी बहुत अच्छे से दी गई है। मैं कहना चाहूंगी आपसे कि आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जरा सा स्किप किया तो फिर से हमें पीछे जाना पड़ेगा। इट्स बेटर कि हम इसको आराम से शांतिपूर्ण तरीके से बैठकर देखें, ताकि हर एक चैप्टर को, हर एक कविता को, हर चाहे वो काव्य खंड की हो, चाहे गद्य खंड की हो, चाहे कृतिका की हो या क्षितिज की हो, स्पर्श की हो या संचयन की हो, चाहे कोर्स ए से रिलेटेड जानकारी चाहिए, चाहे कोर्स बी से रिलेटेड जानकारी चाहिए, सब कुछ है यहां। यस, तो इस वीडियो को आप आराम से देखेंगे तो आपको पाठ, कविता से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, साथ ही साथ जो टाइटल दिया है, जो शीर्षक है, उससे आपको चैप्टर की जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से इस वीडियो को देखेंगे और आप बिल्कुल भी इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा मस्तिष्क में। आप बहुत स्मार्ट हो जाएंगे कि मुझे पता है सिलेबस क्या है, पता है, देखो यहां पर। इस तरह से आप अपने फ्रेंड्स को कह भी सकते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आपको वीडियो मिल जाएंगे, किसी प्रकार की कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। साथ ही साथ आप बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कब से सर्च कर रहा हूं, स्क्रॉल किए जा रहा हूं, लेकिन मैग्नेट ब्रेन से हिंदी मैडम के मुझे वीडियोज ही नहीं मिल रहे हैं। समझ में आया ना? जस्ट टाइप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के बाद हिंदी, हिंदी के बाद पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम के बाद यहां पर आ गए हम, और उसके बाद हमने बहुत अच्छे से जान लिया, समझ लिया। ओके, और देखिए बेटा, मैग्नेट ब्रेन्स तो हमेशा से आपको फ्री एजुकेशन देता आया है और हमेशा देता रहेगा। ये हमारा वादा है आपसे, सिर्फ कहने के लिए नहीं है, करने के लिए, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है 6 to 12th एजुकेशन। यस, स्कूल शिक्षा एकदम फ्री, 100% स्कॉलरशिप। आप कहेंगे कहां है स्कॉलरशिप मैम, कहां है? बेटा, एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा आपसे, कभी भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं के लिए आपसे नहीं कहा जाएगा। हो गया ना 100% स्कॉलरशिप। एक इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेहतरीन टीचर्स के साथ आपके हर एक चैप्टर, हर एक पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से मिलेगा, विवरण बहुत अच्छे से मिलेगा। इसके लिए आप जो अभी तक करते आए हैं, जितने स्मार्ट आप हैं उतना अच्छा स्मार्टफोन आपके हाथ में है, आपके हाथ में लैपटॉप, बहुत सारी चीजें हैं, आजकल के बच्चे हैं आप। तो करना क्या है, सिर्फ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचितों को शेयर कीजिए, लिंक शेयर कीजिए, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, और आपको यह पता है कि हम जो भी कार्य करते हैं वो एक दूसरे पर आश्रित होता है। कोई भी व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। एज आई टोल्ड यू ऑलवेज कि हम समाज के एक ऐसे नागरिक हैं जिनको हर एक की आवश्यकता हर कदम पर पड़ती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, नमस्कार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।